गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास हमारी जो हुई थी उस क्लास में हमने क्या देखा था? उस क्लास में हमने देखा था पितृसत्तात्मक समाज के बारे में, है ना। भारत कैसा है? भारत एक विविधता में एकता वाला देश है। अर्थात यहाँ पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक आपको, है ना, जिस क्षेत्र में जाएंगे आपको, है ना, हर प्रकार की कोई न कोई विविधता आपको सामाजिक रूप से दिखाई देगी। तो हमने क्या है, पितृसत्तात्मक समाज पढ़ा था, है ना। किसी क्षेत्र में पितृसत्तात्मक समाज का बोलबाला है तो किसी क्षेत्र में मातृसत्तात्मक समाज का बोलबाला होता है। तो पितृसत्तात्मक समाज में परिवार का मुखिया पिता होता है एवं मातृसत्तात्मक समाज में माता होती है। तो इससे पहले की क्लास तो हमारी पितृसत्तात्मक थी। उसके बाद हमारी अगली क्लास आती है नारीवाद, है ना। नारीवाद, तो नारीवाद का मतलब क्या होता है, आज अपन क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नारीवाद के बारे में समझने के लिए अपन क्या है भारत में क्या है, आज़ादी के बाद, है ना, 20वीं शताब्दी में इस नारीवाद पर, मतलब नारियों को समाज में आगे बढ़ाने के लिए, है ना, क्या किया गया, जोर दिया गया। तो यह कार्य कब से शुरू हुआ भारत में? कब से हमारा भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद में नारियों को समाज में पुरुषों के बराबर का दर्जा देने के लिए नारीवाद के जो विचारक थे उन्होंने नारियों को समाज में पुरुषों के बराबर दर्जा देने के लिए क्या किया, एक आंदोलन चलाया, है ना। तो इस आंदोलन में मतलब नारीवाद को प्रमुख रूप से, है ना, सभी के समाज के समक्ष प्रस्तुत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 20वीं शताब्दी में 1960 में एक दार्शनिक हुए थे। कौन हुए थे? दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था साइमन डी बुइस। क्या नाम था? साइमन डी बुइस। साइमन डी बुइस। साइमन डी बुइस। साइमन डी बुइस नामक क्या हुए थे? दार्शनिक हुए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नारीवाद का समर्थन किया। इन्होंने क्या है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इनकी पुस्तक का नाम था सेकंड सेक्स, है ना। सेकंड सेक्स मतलब द्वितीय लिंग। तो इन्होंने 1960 में एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? साइमन डी बुइस के द्वारा 1960 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था सेकंड सेक्स, अर्थात द्वितीय लिंग। मतलब जो भारतीय समाज है उस भारतीय समाज में प्रथम जो फर्स्ट सेक्स होता है वो होता है पुरुष, नीचे पुल्लिंग, और सेकंड सेक्स के अंतर्गत महिलाओं को रखा गया, मतलब नारीवाद को रखा गया। नारियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है उन समस्याओं से अवगत कराया गया। नारियों को समाज में किन किन बिंदुओं के आधार पर, किन किन बातों पर पुरुषों से पीछे रखा जाता है, उन बातों को क्या है समाज के समक्ष रखा गया। इन सारी बातों को किसने? बुइस के द्वारा क्या किया गया, मतलब समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो इन्होंने बताया था, इन्होंने एक बात कही थी कि नारीवाद का प्रमुख दर्शन क्या है, यदि नारी मुक्त नहीं होगी तो वह अपनी सहभागिता कैसे निश्चित करेगी। क्या बोला था? यदि नारी मुक्त नहीं होगी तो वह अपनी सहभागिता कैसे निश्चित करेगी। आप लोगों ने देखा होगा अपने समाज में, है ना, अपने परिवार में ही, जैसे कि स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों पर क्या है, पुरुषों का क्या होता है, अंकुश होता है। मतलब वह बिना पुरुषों की परमिशन के, अनुमति के कुछ भी कार्य करती हैं तो क्या है समाज में उसे मतलब अपन कैसे ये बोलते हैं कि मतलब यह लेडी, यह महिला अच्छा काम नहीं कर रही है, अपने आदमी की बात नहीं मानती है ना, या फिर अपने पुरुषों के, जैसा पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुषों के अनुसार नहीं चलती है। भले ही उस कार्य में नारियों को क्या है, भले ही उस कार्य में नारी को अपने जो उसके अधिकार होते हैं उन अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो इन्होंने कहा था सबसे पहले हमें क्या है, नारियों को क्या करना चाहिए, नारियों को अधिकार देने के लिए हमें क्या, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए, है ना, नारी मुक्ति के लिए, मतलब प्रत्येक कार्य में, है ना। तो वह प्रत्येक कार्य कैसे होते हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, है ना, सामाजिक अधिकार हो सकते हैं और आर्थिक अधिकार हो सकते हैं। तो अपन क्या है महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे, राजनीतिक अधिकार, है ना, सामाजिक अधिकार, और तीसरा आता है आपका आर्थिक अधिकार। तो सबसे पहले आपका आता है आर्थिक अधिकार। मतलब आर्थिक अधिकार के आधार पर ही यह क्या होता है, यह हमारा उसका स्तंभ होता है, किसका, किसी भी चीज़ का। मतलब राजनीति के द्वारा ही अपने समाज में जो महिलाओं को जो नीचा देखना पड़ता है वो किसके आधार पर देखना पड़ता है, राजनीति के आधार पर। राजनीति में क्या है, राजनीति में अपन बोलते हैं कि नहीं महिलाओं को पीछे रखो, है ना, पुरुष आगे, पहले चुनाव लड़ेंगे तो पुरुष लड़ेंगे, है ना, राजनीति के आधार पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो यह भेदभाव किस आधार पर होता है, जैसे किसी
चुनाव वगैरह करना, है ना, तो चुनावों में महिलाओं को क्या करना, महिलाओं को कम आंकना, है ना, पुरुषों को अधिक तवज्जो देना, अधिक बढ़ावा देना। दूसरा आता है, ये तो हो गया आधार। इसके आधार पर क्या है, इसके आधार पर ही आपके दो ये स्तंभ होते हैं। कौन कौन से स्तंभ होते हैं, सामाजिक अधिकार स्तंभ एवं आर्थिक अधिकार स्तंभ। तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं आपके सामाजिक कार्य, है ना, जैसे कि समाज के रीति रिवाज होती हैं, परंपराएं होती हैं, रहन सहन होता है, यह सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक अधिकार के अंतर्गत। समाज में व्याप्त कुप्रथाएं, उन कुप्रथाओं को, है ना, उन कुप्रथाओं से समाज में स्त्रियों के ऊपर जो दबाव बनता है, जिससे स्त्रियां क्या करती हैं, जिससे स्त्रियां, है ना, समाज में आगे नहीं बढ़ सकती हैं, उन बातों को उनसे क्या होता है, उनसे वह अपना विकास नहीं कर पाती हैं। उस विकास के अवरुद्ध होने के कारण ही सामाजिक रूप से वह क्या करती हैं, समाज में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित नहीं कर सकती। तो यह तो हो गया सामाजिक अधिकार। दूसरा आता है आपका आर्थिक अधिकार। तो आर्थिक अधिकार का मतलब होता है आर्थिक रूप से, है ना, आर्थिक रूप से किसके ऊपर, पुरुषों के ऊपर निर्भर रहना। तो महिलाओं की क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, आर्थिक रूप से, मतलब वह अपनी आजीविका चलाने के लिए, है ना, अपना जीवन यापन करने के लिए किस पर निर्भर होती हैं, पुरुषों के ऊपर। अगर पुरुषों के पास पैसे हैं तो मतलब महिला क्या है, अपने कार्य के लिए अगर महिलाओं का कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता की उन्हें पूर्ति करनी है। लेकिन किसी भी आवश्यकता की पूर्ति आज की तारीख में, आज के ज़माने में किस चीज़ से होती है, पैसे से होती है। तो पैसे से आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने जो उनका मतलब पति होता है एक प्रकार से, या फिर परिवार का मुखिया होता है, उसके ऊपर उसे निर्भर रहना होता है। तो इन सभी मतलब उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो वह क्या करेगा, अगर पुरुष की मर्जी है, वह क्या है, मतलब जितनी उसे आवश्यकता है उतना धन उसे दे महिला को अथवा नहीं दे, तो क्या है, आर्थिक रूप से भी महिलाओं का शोषण होता है। तो जो साइमन डी बुइस हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर क्या करना चाहिए, इन सभी आधार पर पुरुषों के समान ही उन्हें अधिकार दिए जाने चाहिए, जिससे कि वह अपने न तो राजनीतिक रूप से, ना ही आर्थिक रूप से, ना ही सामाजिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहेंगी। तो वह क्या करेंगे, वह आराम से अपनी क्या भारतीय समाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकती हैं। तो यह हो गया हमारा इसके बिंदु हो गया। अब इसके बाद में आपका चलता है नारीवाद के मुख्य तत्व, है ना, मतलब नारीवाद के मुख्य तत्व का मतलब मुख्य विशेषताएं, नारीवाद की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है आपकी प्रजातांत्रिक संरचनात्मक आधार, है ना, प्रजातांत्रिक संरचनात्मक आधार। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है राजनीतिक आधार पर। तो प्रजातंत्र इसमें क्या होता है, सभी को एक समान अधिकार तथा एक समान अवसर प्रदान करना ही देश की क्या होती है, प्रजातांत्रिक संरचना का आधार होता है। मतलब कोई महिला हो या पुरुष हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तथा सभी ये नहीं है कि ये पुरुष है तो इसको 70% अधिकार दिया जाए किसी चीज़ का हिस्सा, और यह महिला है तो महिलाओं को 30% दिया जाए। यह प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं होता है। प्रजातांत्रिक अधिकार का मतलब होता है कि दोनों का हर चीज़ में, है ना, जैसे कि परिवार को आगे बढ़ाने में, है ना, परिवार की उन्नति करने में, परिवार की सदस्य संख्या बढ़ाने के पिता मतलब पति एवं पत्नी का, महिला एवं पुरुष का समान क्या होता है, समान अधिकार होता है, समान रूप से दोनों का दायित्व होता है। उसी प्रकार से समाज में जो कार्यक्रम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उसमें भी दोनों का, महिला एवं पुरुषों का समान रूप से अधिकार होना चाहिए प्रजातांत्रिक रूप से। तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, स्त्री एवं पुरुषों को समान जीवन जीने के लिए समान अधिकार व समान अवसर प्राप्त होने की बात की गई है। किसके अंतर्गत, प्रजातांत्रिक आधार, प्रजातांत्रिक जो आधार है उसके अंतर्गत समान अधिकार की बात कही गई है। तो इसके बाद में आपका दूसरा आता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है मतलब आर्थिक रूप से, है ना। महिलाओं को क्या है, हमारे देश में क्या है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा प्रेजेंट में दिया जा रहा है, लेकिन पहले क्या है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को ओनली क्या है, घर के कार्य की कठपुतली समझ के ही उनके कार्यों का उनके द्वारा कार्यों को करवाया जाता था। तो आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि महिलाओं को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वह अपना क्या है, रोजगार प्राप्त कर सकें, है ना, रोजगार के नए अवसर देख सकें तथा दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उन्नत कर सकें। तो आर्थिक आधार पर वह क्या करेंगी, वह पुरुषों पर निर्भर नहीं रहेंगी, तो उनका क्या है, शोषण नहीं होगा। तो हमें क्या है, बालिका शिक्षा पर, है ना, स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, और उनके लिए नए नए जो शिक्षा के आधार पर जो रोजगार के अवसर होते हैं, वह अवसर उनमें महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किए जाने चाहिए। तो इसके बाद में आपका अलग दूसरा आता है दासता की स्थिति से मुक्ति।
तो नारीवाद क्या है? नारीवाद एक विचारधारा का समर्थन करती है जिसमें नारियों का दासता की स्थिति से मुक्ति दिलवाने के लिए, है ना, दासता का मतलब क्या होता है? जैसे बाल विवाह होना, है ना, जैसे कि लड़कियों की क्या है, जैसी लड़कियां होती हैं, परिवार माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है, या वो क्या है, बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, वो सोचते हैं कि लड़का है, लड़के को पढ़ा लिखा के अच्छी नौकरी पे लगाना है, लेकिन लड़की क्या है, लड़की तो दूसरे घर का धन होती है, तो हमें क्या है, इनकी जल्दी से शादी कर दो। ये होता है बाल विवाह। मतलब वह क्या है, समाज के बारे में जानती भी नहीं है, समाज में क्या नियम होते हैं, क्या रीति रिवाज होती हैं, उससे पहले उन्हें उस समाज के दलदल में धकेल दिया जाता है, जहाँ पर वह जाकर के अपने स्वयं की स्थिति का क्या नहीं कर सकती हैं, समायोजन नहीं कर सकती हैं। और क्या होता है उनके साथ में दयनीय व्यवहार किया जाता है, और पुरुषों के द्वारा, है ना, पुरुष वर्ग के द्वारा जो समाज है उसमें उसका शोषण किया जाता है। तो ये हो गया। तो इस दासता की स्थिति से मुक्त करना चाहिए, है ना। दूसरा बाल विवाह के बाद एक आता है आपका सती प्रथा, है ना, जिस पर 1829 में रोक लगाई गई थी। तो सती प्रथा पर क्या है, सती प्रथा का है ना, जैसे कि किसी पुरुष की अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस पुरुष की जो पत्नी है उसे उसके साथ में जीवित ही क्या करना पड़ता था, अग्नि में प्रविष्ट होना पड़ता था। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसे कोई नियम नहीं थे, है ना। तो यह क्या, यह एक प्रकार से क्या हुआ, यह भी भारतीय समाज में एक दासता हो गई, जिसे क्या है सन 1829 में दासता मुक्ति का अधिनियम ला करके इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में आपका आता है पितृसत्तात्मक समाज का विरोध, है ना। पितृसत्तात्मक समाज के बारे में हमने इस क्लास से पहले की जो क्लास हुई थी उसमें विस्तार से पढ़ा भी था ना। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है समाज में जो सारे कार्य होते हैं ना, उन सारे कार्यों में पितृवर्ग जो समाज का मुखिया होता है उसी को क्या है, उसी को हर चीज़ के लिए तवज्जो दिया जाता है, प्रधान रूप से उसी को देखा जाता है, और वही परिवार का मुखिया होता है। महिलाओं का कोई बल नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो हमें क्या पितृसत्तात्मक समाज का भी विरोध करना चाहिए। तो पितृसत्तात्मक समाज हो गया। पितृसत्तात्मक समाज के बाद में आपका आता है विरोध हो गया। उसके बाद में लैंगिक भेद, है ना। लैंगिक भेद होता है मतलब जेंडर, है ना। लिंग के आधार पर भी हमारे भारतीय समाज में क्या होता है, भेदभाव होता है ना। जैसे कि किसी के यहाँ पर पहली लड़की का जन्म हो जाए ना, दूसरी लड़की का जन्म हो जाए तो क्या है, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि इसका तो परिवार ही खत्म हो गया। ये होता है लैंगिक भेद। लेकिन भले ही उसके यहाँ पर किसी पुत्र का जन्म हो जाए, लेकिन वह पुत्र भले ही उसके लिए क्या नहीं करे, उसको अच्छे से खाना नहीं दे, कुछ भी नहीं करे ना, उसका ध्यान नहीं रखे, पालन पोषण नहीं करे वृद्धावस्था में, तो भी उनको क्या है, पुत्र ही चाहिए, है ना। लिंगों को, है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना। गर्भावस्था में ही जो बालिकाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, मार देते हैं, है ना। उनको क्या है, गर्भपात के द्वारा उनको जैसे निकलवा देना, है ना, बच्चे को गर्भपात करवा देना। तो यह क्या होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे कि किसी के यहाँ पर 2 बच्चियाँ हुई, तीसरी भी बच्ची अगर उसके गर्भ में, तो उसे निकलवा देना। तो यह क्या है, यह भारतीय समाज की एक प्रकार से कुप्रथा है ना। तो इस पर हमें क्या है, अंकुश लगाना पड़ेगा। पारिवारिक वातावरण में भी बालकों के पालन पोषण, उनकी देखभाल, पढ़ाई लिखाई के लिए समान अवसर तथा शिक्षा द्वारा समानता का अधिकार दिलाना भी नारीवादी का केंद्र बिंदु है ना। ये तो क्या जन्म के आधार पर हो गई। और जन्म के अलावा भी लिंग के आधार पर कैसे भेदभाव किया जाता है ना। जैसे कि बच्चों के लिए अच्छा खाना पीना देना, बालिकाओं के लिए अच्छा खाना पीना नहीं देना, बालिकाओं से घर में अधिक काम लेना, बालकों से कोई भी कार्य नहीं लेना, है ना। बालकों को अच्छे कपड़े पहनाना, है ना, बालिकाओं के कपड़ों पर या रहन सहन पर कोई ध्यान नहीं देना। यह क्या है, यह एक प्रकार से लिंग के आधार पर ही भेदभाव होता है। इन सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए। इसके बाद में आपका आता है प्रेरणा, है ना। तो प्रेरणा का क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है कि मतलब जो महिलाएं थी, मतलब पहले हमारा जो भारत था, उस आज़ादी से पहले भारत में जो नारियां थी, महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वह क्या चार दीवारी का मतलब होता है घर के अंदर ही कैद रहना। चार दीवारी के अंदर ही कैद रहती थी, अर्थात उनको ओनली गृह कार्य, जो घर के कार्य होते थे, है ना, जैसे घर की साफ सफाई रखना, है ना, पुरुषों के लिए खाना पीना बनाना, इन्हीं कार्यों के लिए उन्हें क्या है, प्रमुख रूप से तवज्जो दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसका क्या है, महिलाओं को चार दीवारी के अंदर तक, है ना, सीमित न रह करके चार दीवारी से बाहर लाने का भी कार्य किया जा रहा है ना। जैसे कि कोई भी सरकारी वैकेंसी वगैरह निकलती है तो उसमें क्या उनके लिए अलग से प्रावधान करना, है ना, उनके लिए अलग से व्यवस्था करना, उनके लिए अलग से पद सृजित करना। तो इससे क्या है, महिलाओं को प्रेरणा मिलती है ना, बढ़ावा मिलता है कि हमें क्या थोड़े से पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें क्या अच्छा पद मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और हमारा क्या जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा, और आर्थिक रूप से हम क्या है अपने पति के ऊपर, है ना, निर्भर नहीं रहेंगे। ये हो गया प्रेरणा। इसके बाद में आता है समानता।
तो नारीवाद में समानता का मतलब होता है ना, जैसे कि एक तरफ तो पितृसत्तात्मक वाले हैं, वो तो पितृसत्तात्मक बात जो समाज है उसकी क्या करते हैं, उसका समर्थन करते हैं कि समाज में पितृसत्तात्मक समाज का ही बोलबाला बना रहे। नारीवादी बोलते हैं कि नहीं, समाज में पितृसत्तात्मक समाज का नहीं, समाज में ना मतलब स्त्री एवं पुरुष दोनों का समान रूप से समान क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह होता है पितृसत्तात्मक समाज में मातृसत्तात्मक समानता, समाज में समानता का आधार। मतलब लिंग के आधार पर है ना, रहन सहन के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और उसमें क्या है, समानता के आधार पर है ना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको क्या है, दोनों को सभी कार्य समान रूप से समाज में समाज के द्वारा, दोनों के द्वारा, समाज के द्वारा चाहे किसी कार्य को पुरुष करे तथा स्त्री करे, समाज के द्वारा क्या नहीं करेगा, उस कार्य को यह नहीं बोला जाएगा कि यह कार्य महिला के द्वारा नहीं किया जाएगा, यह किया जाएगा, या फिर यह कार्य ओनली महिलाओं के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या होता है, नारीवाद का मानना है कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी लैंगिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, है ना। कुछ उग्र स्त्रीवादियों के अनुसार स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार क्या करना चाहिए, यौन संबंध स्थापित करने एवं उन्हें तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ अधिकार बोलते हैं जो यौन संबंध होते हैं ना, तो इनका क्या, उनको महिला, जैसे कि महिलाएं किसी के बीच में किसी भी पुरुष के साथ में यौन संबंध बना सकते हैं ना, तो यह क्या है, इसे इतना भी क्या है, बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जो क्या है, समाज की एक सीमा होती है, उस सीमा तक है ना महिलाओं को एवं पुरुषों को क्या करना चाहिए, अपनी समाज के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, जबकि इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता है कि स्त्रियों को सामाजिक संरचना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक है ना आदि क्षेत्रों में एक समान अधिकार प्राप्त हो, है ना। तो क्या होता है, उपयुक्त तत्वों के आधार, कौन कौन से प्रजातांत्रिक है ना, आत्मनिर्भरता, इन सभी बातों के आधार पर अपन क्या बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में स्त्री वर्ग क्या है, पुरुष वर्ग के समान सुरक्षित बनाए रखने के लिए अनेकों प्रयास सामने प्रस्तुत हुए हैं। मतलब अनेकों पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग को पुरुष वर्ग के समक्ष है ना स्वतंत्र रूप से बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन प्रयासों के आधार पर क्या होता है, इनके आधार पर ही क्या है, यह नवीन सोच केवल एक कारण परिणाम ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत क्या है, समाज के लोगों की सामाजिक पहचान, जागरूकता, विकास, उन्नति की आवश्यकता है ना आदि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन संभव हुआ है। ये हो गया। अब इसके बाद में आपका आता है, ये हो गया, इसके बाद में आपकी नारीवाद की विशेषताएं।